Hello everyone, welcome to the platform Prep for ICER. We have already launched a crash course for IAT, so please join us on this course. And also we are providing the books uh, for ICER aptitude test 2026 जिसमें आपको मिलेंगे chapter wise PYQs and also the mock test. And also you can join our test series for IAT 2026. इन सभी की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो डू ज्वाइन दैट। और साथ ही साथ हम प्रोवाइड करा रहे हैं मॉक टेस्ट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट, तो उसके लिए भी सारे इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो आज यहाँ इस सेशन में हम कुछ थ्योरी और कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे from the unit structural organization in plants and animals. So without wasting time, let's get started. So पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में, क्योंकि यहीं से जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। सो देखिए, हम जब बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में सबसे जो एडवांस्ड प्लांट्स है दे आर द एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स मींस द फ्लावरिंग प्लांट्स। So flowering plants are also called the angiosperms. अब आपने देखा होगा कि फ्लावर जो पार्ट्स हैं एक प्लांट के, एक प्लांट के पार्ट्स में आप क्या क्या देखते हो। ये सॉइल लेवल है, इसके नीचे का जो पार्ट है जिसमें आपको मिलती हैं रूट्स और उसकी ब्रांचेस। सो सॉइल के नीचे का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द, जनरली जो पार्ट है बिलो ग्राउंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। तो जब हम कहते हैं प्लांट में रूट सिस्टम का हम जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रूट्स की, जो मेन रूट है प्लस इट्स ब्रांचेस। तो रूट्स, उसके ब्रांचेस एंड रूट हेयर्स, इन सभी को मिला के जो बिलो ग्राउंड पार्ट है प्लांट का दैट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। जबकि जो अबव ग्राउंड पार्ट है प्लांट का दैट इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। इस शूट सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, स्टेम, स्टेम से निकलने वाली ब्रांचेस, लीव्स मिलती हैं आपको, ठीक है, फ्लावर्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। सो ये जो पूरा पार्ट है स्टेम, इसकी सारी के सारे ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स, तो ये जो सारे पार्ट्स हैं जो कि अबव ग्राउंड है वो सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा शूट सिस्टम, प्लांट्स का शूट सिस्टम बनाते हैं। और ये जो एक्सिस है पूरा, दिस इज द प्लांट एक्सिस, जिसपे अबव ग्राउंड पार्ट है शूट सिस्टम, बिलो ग्राउंड पार्ट है रूट सिस्टम, ठीक है। अब हम एनाटॉमी की जब बात करते हैं, प्लांट्स की एनाटॉमी, तो मतलब हम प्लांट्स के ऑर्गन्स के बारे में और ऑर्गन्स में भी टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम हायरार्की देखें प्लांट्स में, तो क्या होगा, वी ऑल नो कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती हैं। अब प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यूज मिलके क्या बना लेते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो तीन तरह के टिश्यू सिस्टम्स बनते हैं और ये टिश्यू सिस्टम मिलके प्लांट्स के सारे ऑर्गन्स बनाते हैं। सो प्लांट्स की हायरार्की में आप पढ़ते हो सेल्स, सेल्स ने बनाया टिश्यूज, टिश्यूज ने बनाया टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम ने बनाया प्लांट्स के ऑर्गन। तो यहाँ पे जो हमारा एम्फेसिस रहेगा वो टिश्यूज पे और टिश्यू सिस्टम्स पे रहेगा। तो देखिए, जब हम प्लांट्स के टिश्यूज की बात करते हैं, सो प्लांट के टिश्यूज में हम देखते हैं दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है कि अगर सेल्स डिवीजन की कैपेबिलिटी अभी भी है, अगर सेल्स डिवाइड कर सकती है, तो वो टिश्यूज कहलाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो जिन टिश्यूज की सेल्स डिवाइड करती हैं दे आर द मेरिस्टेमेटिक, और जिन टिश्यूज की सेल्स मैच्योर हो गई हैं, मतलब डिफरेंशिएटेड हो गई हैं,
डिफरेंशिएटेड कहने का मतलब है कि इन सेल्स ने अपना डिवीजन करना छोड़ दिया है एंड दे हैव नाउ अटेन्ड अ फिक्स शेप, साइज एंड अ फंक्शन। तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड और मैच्योर सेल्स। तो डिवाइडिंग सेल से बनने वाले टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक, और मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल से बनने वाले टिश्यूज हो गए आपके परमानेंट। ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन दे आर द एपिकल मेरिस्टेम। अगर वो प्लांट की टिप्स पे प्रेजेंट है, टिप्स में भी जो रूट की टिप पे है दैट इज द रूट एपिकल मेरिस्टेम और रैम, एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम और सैम। ठीक है। इनका काम है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना। देन देयर आर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो आपको नोड्स और इंटरनोड्स पे मिलते हैं, जिनका काम है प्लांट के रीजनरेशन में हेल्प करना, प्लांट के जो पार्ट्स टूट जाते हैं उनको रीजनरेट करने में हेल्प करना। और एक होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो तीन तरह के लोकेशन के बेसिस पे ये जो इनका आपका डिवीजन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, एपिकल, इंटरकैलरी या लेटरल मेरिस्टेम, ये किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। सो एपिकल नाम से ही पता चल रहा है, जो एपिक्स पे होगा, रूट्स के और शूट के टिप पे प्रेजेंट होगा, तो उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। अब एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। जैसे जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, लंबा हो रहा है, तो उसकी लंबाई बढ़ाने का काम। हम सभी को पता है ग्रोथ क्यों होती है? ग्रोथ होती है सेल्स के नंबर बढ़ने से और सेल्स के इलोंगेशन से। तो जो डिवाइडिंग सेल्स है वो नई नई सेल्स बना रही है, जिसके कारण प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। जबकि जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने का, जो गर्थ बढ़ाने का, आप देखते हो एक वीक सा प्लांट, हमने अभी प्लांट लगाया, उसका स्टेम बहुत ही पतला सा होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेम बहुत थिक हो जाता है। सो थिकनेस और गर्थ बढ़ाने का जो काम है, टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ प्लांट, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के आप एग्जांपल्स जरूर लर्न कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। तो लेटरल मेरिस्टेम का काम होता है प्लांट की गर्थ बढ़ाना, और इसके एग्जांपल है वेस्कुलर एंड कोर कैम्बियम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब वही बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। तो परमानेंट टिश्यूज को फर्दर हम दो ग्रुप्स में बांटेंगे। एक तो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब जो ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बनी है, मतलब सारी सेल्स एक ही जैसी हैं। जबकि अगर टू और मोर टाइप ऑफ सेल्स से बने, अगर एक टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं अगर वो दो या दो से ज्यादा टाइप की है, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल क्या होंगे? सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपको याद रखना है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्योंकि ये सारे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल इसलिए क्योंकि एक ही टाइप के सेल से बने हैं। कॉम्प्लेक्स, फिर दूसरे आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, और इसके अंदर आते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। सो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के एग्जांपल, ऑल्दो बहुत सिंपल है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम क्या भी बोल सकते हैं? दीज आर द वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर क्यों बोला? क्योंकि इनका काम क्या है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। वही अगर हमें बोले कि कौन सा टिश्यू है जो डेड सेल से बना है, तो आपको याद रखना है जो स्क्लेरेन्काइमा है उसकी सेल्स डेड होती हैं, जबकि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा आपके लिविंग सेल से बने होते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे प्लांट टिश्यूज। ओके, अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। उससे पहले हम प्लांट टिश्यूज को थोड़ा सा और प्लांट के टिश्यू सिस्टम्स के बारे में और देख लेते हैं। टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। तो जब हम बात करते हैं प्लांट के टिश्यू सिस्टम, मतलब टिश्यू सिस्टम वर्ड का मतलब भी ग्रुप से है। तो प्लांट्स में क्या होता है, जो ये टिश्यूज जिनका जिक्र हमने किया, ये सारे टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक परमानेंट के जो टाइप्स हैं, ये फर्दर मिलके ग्रुप्स बनाते हैं।
एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को हम कहेंगे टिश्यू सिस्टम। तो प्लांट्स के अंदर 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। एक होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मा वर्ड का मतलब होता है स्किन, मतलब ये क्या बनाते हैं, प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनकी कवरिंग बनाते हैं, कवरिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, आपका आता है एपिडर्मिस, लीव्स के अंदर आप देखते हैं जो भी आपके स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स है, और जो हेयर है रूट और स्टेम के अंदर जो हेयर है, रूट एंड स्टेम हेयर, तो ये सारे पार्ट्स जो प्लांट के प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है, वो सारे टिश्यूज जो प्लांट के अपर सरफेस को बनाते हैं और जो प्लांट की प्रोटेक्शन में फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस, वी कैन से मैकेनिकल केमिकल फैक्टर से जो प्लांट को आपका प्रोटेक्शन देने वाले टिश्यूज हैं, वो मिलके बनाते हैं आपका डर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आता है, आपका एपिडर्मिस, एपी मतलब अबव, जो अबव पार्ट है इन प्लांट के पार्ट्स का। फिर आता है जो प्लांट के लीव्स है उनमें आपको देखने को मिलता है स्टोमेटा होता है, गार्ड सेल्स होती हैं, सो दे फॉर्म द स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। और जो भी प्लांट के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, रूट हेयर्स, स्टेम हेयर्स, और इवन लीव के ऊपर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर द हेयर्स विच फॉर्म द डर्मल टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एज आई टोल्ड कि ये प्लांट का क्या बनाएंगे, वैस्कुलर पार्ट, वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन में जो इन्वॉल्व है। तो वेस्कुलर टिश्यू में आपके कौन आ जाएंगे टिश्यू सिस्टम में, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके, जाइलम एक टिश्यू है, फ्लोएम एक टिश्यू है, ये दोनों मिलके बनाते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जबकि डर्मल और वेस्कुलर टिश्यू के अलावा जो बच गया पूरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, आपका कोर्टेक्स, कोर्टेक्स की अंदर वाली लेयर को हम क्या भी बोल देते हैं, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ। ये जो पार्ट है ये सारे आपके मिलके कहलाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या वी कैन से कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, ये सब ग्राउंड टिश्यू से बने होते हैं। अब ग्राउंड टिश्यूज कौन कौन से हैं, ये आपके आ जाएंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स। तो प्लांट्स के अंदर टिश्यू सिस्टम के बारे में जब हम बात करें तो डर्मल टिश्यू सिस्टम जो भी प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, और इसके अलावा जो पार्ट्स बच गए कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, वो सब कहलाएंगे आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ये सारे बने होते हैं आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा से। सो दीज आर द प्लांट टिश्यू सिस्टम। अब हम बात करें एनिमल टिश्यू सिस्टम की, यहाँ पे जाने से पहले पीवाईक्यूज की एंट्री होने से पहले हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की भी। सो एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं हायर वाले, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में कौन से फाइलम से स्टार्ट होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट के अंदर एनिमल्स के अंदर टिश्यू सबसे पहले कौन से फाइलम में देखने को मिले। तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए एंड दैट इज सिलेंट्रेटा। सो जो सिलेंट्रेट्स हैं दे आर द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स जहां पे टिश्यूज देखने को मिले। ठीक है, अब टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो अगर हम एनिमल्स टिश्यू की बात करें तो एनिमल्स के टिश्यू को हम 4 ग्रुप्स में पढ़ते हैं। वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट वन इज द मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो जो हायर एनिमल्स होते हैं, नर्वस टिश्यू को हम न्यूरल टिश्यू भी बोल सकते हैं। सो जो हायर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऑर्गन्स इन 4 टिश्यू से मिलके बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल और नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू में आपको 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, एक तो नर्व सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरॉन्स,
और साथ में जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं विच आर कॉल्ड द न्यूरोग्लिया और द ग्लायल सेल्स। सो नर्वस टिश्यू आपके दो तरह की सेल से मिलके बनते हैं, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, और इनको सपोर्ट देने के लिए, इनको आपस में बाइंड करने के लिए इन यहाँ पे जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं दे आर द न्यूरोग्लिया और द ग्लायल सेल्स। अब इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से जो ग्लायल सेल्स हैं दे कैन डिवाइड, ठीक है, ग्लायल सेल्स डिवाइड कर सकती हैं बट द न्यूरॉन्स दे कैन नॉट डिवाइड। नर्वस टिश्यू में नंबर ऑफ सेल्स कौन सा ज्यादा होगा? सो न्यूरोग्लिया का नंबर नर्व सेल से ज्यादा होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वही हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो इसके बारे में और डिटेल्स हम पीवाईक्यू के साथ देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मिलते हैं दे आर द कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल्सो द डाइवर्स, मोस्ट डाइवर्स, मतलब इनके अंदर आपको सबसे ज्यादा टाइप्स देखने को मिलते हैं। मस्कुलर टिश्यूज नाम से पता चल रहा है मसल्स जो बनाते हैं हमारी, और एपिथेलियल टिश्यू मतलब जो हमारी बॉडी के पार्ट्स की कवरिंग एक तरह से बना रहे हैं। एपी मींस अबाउट, हिलियल मींस टू ग्रो। तो इनके बारे में जो पूरी डिटेल है वो हम पीवाईक्यू के साथ देखते हैं। तो नाउ मूविंग टू द पीवाईक्यूज। सो पहला जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दैट इज दिस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements regarding seed structure is incorrect? ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि सीड के बारे में जब बात होती है तो हमारे जो सीड प्लांट्स हैं, ठीक है, सीड प्लांट्स को हम एक छोटी सी यहाँ पे हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम कलेक्ट करते चलेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मा मीन्स सीड, और इस कैटेगरी में आपके कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं आते, जबकि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? आपके फ्लावरिंग। ठीक है, अब हमें जो ये क्वेश्चन है ये एंजियोस्पर्म्स है, ये नो डाउट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट चीज छाटनी है, किसके बारे में? सीड स्ट्रक्चर के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक सीड का स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ कि एक सीड है, आपने मेज का जो दाना होता है, मक्के का जो दाना होता है वो देखा होगा। अगर हम उसका एक सेक्शन काटते हैं, बीचों बीच उसको काटते हैं, तो हमें ये तो इसका बीचों बीच का सेक्शन है और इसका ये फुल डिटेल व्यू है। तो हमें इसके क्या क्या पार्ट्स याद रखने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो देखिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब जो मेज का, ये मेज का सीड है, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बन सकते हैं। तो मेज का सीड क्या होता है? एक एंडोस्पर्मिक सीड होता है। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है? ऐसे जो सीड्स जिनमें मेच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है ये भी हम ध्यान रखेंगे कि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, मतलब इसका काम है जो ग्रोइंग हमारी जर्मिनेशन है, सीड का जो जर्मिनेशन हो रहा है उसके दौरान जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो खाने से लबालब ये टिश्यू होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लांट्स में एंजियोस्पर्म के अंदर जो इसकी सेल्स होती हैं दे आर ट्रिप्लोइड मींस 3n। तो ये एक ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है, मतलब इसकी सेल्स का जो प्लोइडी लेवल है दैट इज 3n। न्यूट्रिशन का प्रोवाइड कराना इसका काम, और इसमें खूब सारा खाना स्टोर होता है। तो सीड जब आपका जर्मिनेट कर रहा होता है, जर्मिनेशन के समय ये आपके सीड को न्यूट्रिशन देते हैं। तो ऐसे सीड जिनमें मेच्योरिटी के टाइम पे भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है दे आर द एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस। इन सीड्स को हम क्या भी कहते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, तो मेज का सीड एक इसका एग्जाम्पल है। अब मेज के सीड में आप देख रहे हो ये वाला जो इसका सेक्शन है, यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट है दिस इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। तो दो पार्ट्स में आपका सीड बटा हुआ है, एक तो आपका एंडोस्पर्म है, सीड के अंदर दो पार्ट्स है, एक एंडोस्पर्म है और एक एम्ब्रियो है। ठीक है, ये पूरा जो आपको पार्ट दिख रहा है दिस इज द एंडोस्पर्म, और नीचे जो ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज द एम्ब्रियो, राइट। अब एंडोस्पर्म की जो कवरिंग है,
मतलब हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को जो एक दूसरे से अलग करने वाली एक प्रोटीन रिच कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर। आपको हमेशा ध्यान रखना है एल्यूरोन वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब ये प्रोटीन से रिलेटेड है। सो दिस इज अ प्रोटीनस कवरिंग, ठीक है। एल्यूरोन लेयर इज रिच इन प्रोटीन। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि एल्यूरोन लेयर की जो सेल्स है उनका प्लॉइडी भी क्या होगा, 3n, क्योंकि वो किसकी लेयर है, एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म की वो लेयर जो एंडोस्पर्म को इस एम्ब्रियो से अलग कर रही है, दैट इज कॉल्ड द एल्यूरोन, ठीक है। दिस इज द एल्यूरोन लेयर, ये जो ये पूरी दिख रही है, सो दिस इज द एल्यूरोन लेयर, राइट। ये रहा, ये ऊपर एंडोस्पर्म हो गया, नीचे एम्ब्रियो हो गया। अब क्या है कि एल्यूरोन लेयर के बाहर जो ये पूरी आपको कवरिंग नजर आ रही है, दिस होल कवरिंग। अब मेज के सीड में क्या होता है, मेज का जो फ्रूट होता है वो फ्लैशी नहीं होता है। मेज का जो फ्रूट है वो एक बस एक झिल्ली है जो कि सीड कोट के साथ फ्यूज्ड है। तो आप इसको सीड भी कह सकते हो या फ्रूट भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे मैंगो होता है फ्लैशी फ्रूट है ना, लेकिन जो मेज का जो फ्रूट है दैट इज नॉट फ्लैशी, वो एक छिलका सा है और उसकी जो वो सीड के कवर के साथ ही वो छिलका फ्यूज्ड है। तो जो बाहर आपको ये कवरिंग नजर आती है एल्यूरोन के बाहर, दिस इज कॉल्ड द सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल के लिए हम पेरिकार्प टर्म भी यूज करते हैं। तो सबसे बाहर जो है, ये जो मैंने रेड मार्क कर दिया है, सबसे बाहर दिस इज द सीड कोट फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, अंदर एंडोस्पर्म है, नीचे आपको दिख रहा है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर भी आपको दिख रही है ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द रेडिकल, ठीक है। रेडिकल वो पार्ट है जो आगे चल के रूट बनाता है। तो यहाँ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे कि रेडिकल इज द फ्यूचर रूट। सीडी तो सीड से ही तो नया प्लांट निकलेगा, तो सीड में जो रूट बनाने वाला पार्ट है, फ्यूचर रूट कौन है, दैट इज द रेडिकल, ठीक है। उसी तरह से जो स्टेम बनाने वाला, शूट बनाने वाला जो पार्ट है, फ्यूचर जो शूट है, दैट इज द प्लूम्यूल, ठीक है। ये भी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो इनके ऊपर ये कवरिंग नजर आ रही है, दिस कवरिंग, द कवरिंग अबाउट द रेडिकल एंड दिस प्लूम्यूल, ये रेस्पेक्टिवली हम इन्हें क्या कहेंगे, जो ये वाली कवरिंग है दिस इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, ठीक है। और जो नीचे रूट रेडिकल को जो कवर कर रही है, दैट कवरिंग इज द कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल, दीज आर द मेम्ब्रेनस कवरिंग ओवर द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है चीज। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनकी प्लोइडी क्या होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। फिर हमने देखा एक सीड के अंदर आपको क्या क्या पार्ट दिख रहे हैं, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में आपको क्या क्या पार्ट दिख रहे हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल का काम है आगे चल के फ्यूचर स्टेम बनाना, शूट बनाना, और रेडिकल का काम है रूट बनाना, ठीक है। एंडोस्पर्म के को जो एम्ब्रियो से अलग करने वाली एंडोस्पर्म की कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर, जिसका प्लोइडी लेवल भी क्या होगा, 3n। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद हम शायद इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या हमने पढ़ा। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे कि मेज का सीड है दैट इज अ मोनोकोट, मेज इज मोनोकोट, क्योंकि इसके जो सीड है दैट इज हैविंग ओनली अ सिंगल कोटिलिडन, ठीक है। उस कोटिलिडन को, ये कोटिलिडन है सीड। एम्ब्रियो के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, रेडिकल, प्लूम्यूल और सीड कोट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम भी बोलते हैं। सो स्क्यूटेलम क्या है, स्क्यूटेलम इज द कोटिलिडन, ठीक है। तो देखिए कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर फाउंड इन मोनोकोट सीड्स। अभी हमने देखा मेज है, मेज का सीड एक मोनोकोट सीड है और उसके अंदर कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा प्रेजेंट है। तो ये तो बात है सही, ठीक है। दूसरा है द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन सम ऑफ द मैच्योर डाइकोट सीड। सो ये भी सही बात है। जो सीड्स होते हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, एक तो मैंने बताया आपके एंडोस्पर्मिक और दूसरे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल तो हमने मेज देख ही लिया। नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या होता है कि जो सीड्स है जब वो मैच्योर होते हैं तो सारा का सारा जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो जाता है, और मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। सो इफ अ सीड इज नॉट हैविंग एंडोस्पर्म, तो उसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल जैसे आप पी याद रख सकते हैं, जो मटर के दाने होते हैं उनमें सारा का सारा न्यूट्रिशन या स्टोरेज ऑफ फूड कोटिलिडन्स करती है, क्योंकि उनका एंडोस्पर्म पूरी तरह से मैच्योरेशन के दौरान कंज्यूम हो चुका है। तो सीड्स दो तरह के होते हैं, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। सो एंडोस्पर्म अगर नहीं प्रेजेंट है तो सीड
is called non endospermic or non albuminous. तो ये बात ठीक है. तीसरा, इन डाइकोट्स द आउटर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. जो सीड कोट होती है, मतलब सीड की जो कवरिंग होती है, वो दो लेयर्स में बटी होती है. बाहर वाली को हम कहते हैं टेस्टा और अंदर वाली को हम कहते हैं टेगमेन. ठीक है, ये भी बात ठीक है. अगला है, in monocot seeds the membranous seed coat that is fused with fruit wall is called alluron layer. So this is incorrect, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि एल्यूरोन लेयर किसकी कवरिंग है, एंडोस्पर्म की कवरिंग है, जो कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से अलग करती है. तो सीड कोट और फ्रूट वॉल दो अलग चीजें हैं, जबकि एल्यूरोन लेयर एक अलग चीज है. सो इन सभी में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज डी, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही छांटना था. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. सो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए. देखिए, आप हमारे जो मॉक टेस्ट है उनको अटेम्प्ट कीजिए, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. और उसके बाद उन मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन आपको हमारी चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, आप वो सुनिए. जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है एटलीस्ट वो तो आप वहां से क्लियर कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए या कौन सी इंफॉर्मेशन है हमारे वीडियो से आपको ऐसी मिले जो कि आपको अपने आईआईटी एग्जाम और एनयूएसटी में काम आ जाए. सो जितना आप सुनेंगे हमारे वीडियोस को उतना ही यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. तो देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. Which one of the following statements best defines properties of a compound epithelium? ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जो एनिमल टिश्यूज हैं वो चार तरह के होते हैं. उनमें एक क्या है, एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम. अब एपिथेलियम टिश्यू को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम. किस बेसिस पे है ये क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स. तो अगर सेल्स एक ही लेयर में अरेंज्ड है, सारी की सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई है, ठीक है, सिंपल में क्या होगा, आप ये कह सकते हैं ऑल सेल्स आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, नॉन सेलुलर लेयर है जिसपे हमारे एपिथेलियम की सेल्स रेस्ट करती है. तो अगर सारी की सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई है, इसका मतलब है सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर, तो इसको हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियम. जबकि कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा, जो सबसे नीचे वाली लेयर है सेल्स की, वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी होंगी, बल्कि जबकि ऊपर वाली लेयर्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नहीं टिकी होंगी. तो सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स. तो अगर मल्टीपल लेयर्स में सेल्स अरेंज है तो कंपाउंड एपिथेलियम हम कहेंगे, और सेल्स अगर सिंगल लेयर में अरेंज है तो हम उसे सिंपल एपिथेलियम कहेंगे. अब हमें पता है कि अगर चीजों का डिफ्यूजन होना है तो थिकनेस कम होनी चाहिए ना. तो कंपाउंड एपिथेलियम में तो ये टिश्यू बहुत मोटा हो गया है, तो यहाँ से चीजों का डिफ्यूजन बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा, तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री नहीं बना सकता. तो सिंपल एपिथेलियम आपका किस में इन्वॉल्व होता है, एक तो आपका इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन बैरियर बनाने में, दूसरा इट इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, क्योंकि इसकी थिकनेस कम है. जबकि आपका जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये इस बहुत थिक है, तो इसका काम होता है मेनली आपका प्रोटेक्शन करना, जो अंडरलाइन टिश्यूज है उनको प्रोटेक्शन करना फ्रॉम फिजिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो हमें बात करनी है कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है जो उनको डिफाइन करती है. सो इट इज मल्टीलेयर्ड 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 मल्टीलेयर्ड. सारी बातें ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा आंसर आएगा नहीं. तो अब यहाँ पे ऑप्शन से हमारा आंसर आ सकता है. तो देखते हैं, help bind tissues together and their eventual organization, mainly protect the chemical and mechanical stress, actively participate in secretion and absorption. या तो काट देते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए तो जो थिकनेस है वो कम होनी चाहिए, तो वो तो इसकी है नहीं. आउटर लाइनिंग ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिक्रीशन के लिए अगेन वही बात हो गई. तो अब हम देखें तो मेन काम जो मैंने आपको बताया, कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स मल्टीपल लेयर्स में अरेंज है ताकि उसकी थिकनेस बढ़ सके और जो नीचे वाले टिश्यूज और ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन मिल सके. तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है कंपाउंड एपिथेलियम की, ऑप्शन बी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब आपको याद ही रखना पड़ेगा.
So which of the following is not derived from epidermal cell layers in plants? So epidermal layer क्या होती है? जैसे मान लो आपका ये स्टेम है, सपोज ये प्लांट है, ये इसका स्टेम, तो हम इसका स्टेम का टीएस कट कर लें, ठीक है। तो ये जो सबसे ये सारे टिश्यूज है अंदर, ये जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी, दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, ठीक है। इसी तरह से जो रूट है, ये रूट है, अगर रूट का भी टीएस हम काटें, गोली होगा, तो उसमें भी जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो क्या होगी? एपिडर्मिस। इसी तरह लीफ है, लीफ में दो सरफेस होते हैं, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अगर आप देखेंगे कोई भी लीफ उठाइए, एक सरफेस होगा दो सरफेस होंगे, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाले सरफेस को एडेक्सियल सरफेस कहते हैं और नीचे वाले सरफेस को एबैक्सियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। ये चीज तो ध्यान रखेंगे। तो एपिडर्मिस आपको पता है प्लांट के जो ऑर्गन्स है, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, उनकी जो आउटर वाली लेयर है सेल्स की, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है, दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल लेयर, ठीक है। अब उसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे रूट के अंदर आप क्या देखते हैं, उसके डेरिवेटिव क्या है कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। स्टेम में भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, लीफ में भी कहीं कहीं मिलते हैं। तो जो रूट हेयर होते हैं, एक आपके होते हैं स्टेम एंड लीफ हेयर। तो स्टेम और लीफ हेयर के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइकोम्स। तो ये सब, ये ट्राइकोम है, ठीक है, ये सब एपिडर्मिस के पार्ट है। इसी तरह से स्टेम के जो एपिडर्मिस है उसमें आप देखते हैं क्या प्रेजेंट होता है, स्टेम के अंदर स्टोमेटा होता है। ऐसे आपने देखा होगा कि एक स्टोमेटल एपरेटस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, बीच में पोर होता है, दैट इज द स्टोमेटल पोर। उसको गार्ड करने के लिए क्या होती है, फिर गार्ड सेल्स होती हैं स्टोमेटा के ओपनिंग को गार्ड करने के लिए। और इसके सराउंडिंग में जो ये सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की, दीज आर द सब्सिडरी सेल्स। तो ये जो सारी चीजें हैं, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स है, हेयर है, दीज ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एपिडर्मिस से डिराइव नहीं है। तो देखिए, अभी मैंने बताया ट्राइकोम फ्रॉम मेज लीफ, तो ट्राइकोम एपिडर्मिस से निकलने वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मल्टीसेलुलर, ये बात ठीक है। सब्सिडरी सेल्स फ्रॉम राइस लीफ, तो राइस की लीफ है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, गार्ड सेल्स होंगी, और गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं ये क्या है, सब्सिडरी सेल्स। और ये भी किसकी, कौन सी, किसकी मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मल सेल्स की, तो ये भी उसी का डेरिवेटिव हुई। बुलिफॉर्म सेल्स फ्रॉम ग्रास, ये भी ठीक बात है। जो ग्रासेस में क्या होता है कि जो लीफ का नीचे वाला सरफेस है वहां पे कुछ सेल्स ऐसे स्वोलन हो जाती है, तो ये जो स्वोलन सेल है जो कि लीफ की कर्लिंग में हेल्प करती हैं, जब ये सेल्स फ्लेसिड होती है, मतलब जब इनमें पानी नहीं होता तो लीफ रोल हो जाती है, मुरझा जाती है, और जब इनमें पानी होता है तो ये टर्जिड हो जाती है और लीफ खुल जाती है। तो ये जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं, दीज आर द स्वोलन सेल्स इन द अबैक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ इन मोनोकोट्स, जैसे कि ग्रासेस में। तो ये भी आपकी एपिडर्मिस की ही सारी डेरिवेशंस है। सो ये सब तो डेरिवेटिव्स हैं एपिडर्मिस के। कौन सा नहीं है, सो दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डेरिवेटिव नहीं है। अब हम देखें कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। सो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है, दीज आर द डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन एंड लिग्निन, ये दोनों वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंसेस हैं। ऑन कहाँ पे है, एंडोडर्मिस, ठीक है। अगर मैं छोटा सा एक डिस्कशन दूं कि जैसे रूट होता है, जो मोनोकोट और डाइकोट की रूट्स होती हैं, उनके अंदर सबसे बाहर तो ये एपिडर्मिस है, फिर अंदर ये आपके वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ऐसे उसका टीएस हम देखें तो ऐसे होता है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बीच में जो ये है पूरा, दिस इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसमें इसको हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं, और कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये वाली, दिस इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। तो अगर आपसे पूछा जाए एंडोडर्मिस क्या है, सो एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन रूट्स ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स। तो इन एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं, अगर मैं सेल को ऐसे बनाऊं,
ये एंडोडर्मिस की मैंने सेल बनाई, तो इसकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे यहाँ पे लिग्निन और सुबेरिन डिपोजिशन हो जाता है, एक तरह से वाटर प्रूफिंग के लिए, वाटर के लीकेज को रोकने के लिए। तो ये जो लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन है ऑन द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस इन मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स दोनों में प्रेजेंट होती है, तो इनको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, कैस्पेरियन वर्ड साइंटिस्ट के नाम से आया है। तो ये एंडोडर्मिस की डिपोजिशन है, ये आपके एपिडर्मिस की डेरिवेटिव नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। Now moving to the next question, which of the following statement is true? यहाँ पे हमें true बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यूज का क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ लेंगे, कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है एनिमल बॉडी में, और कनेक्टिव टिश्यू को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 3 कंपोनेंट्स मेनली इसमें होते हैं। सेल्स होते हैं, सेल्स एक ग्राउंड सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब सेल्स के बीच में जो पूरा सब्सटेंस भरा हुआ है, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, तो इनके बीच में जो पूरा सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स, जो सेल्स खुद बनाती है, और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इनके बेसिस पे हमने इसको बांटा है 3 तरीके में, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। लूज नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपके सेल्स हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होंगी, खूब सारे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और मैट्रिक्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये लूज क्यों है? क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स, ये टेबल आप लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपको याद रखने हैं एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, राइट, ये दोनों इसके हैं। डेंस में क्या होता है? फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, फाइबर रिच होते हैं, और फाइबर रिच होने के कारण सेल्स बहुत पास पास होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, नो डाउट, मैट्रिक्स कम होती है, फाइबर्स ज्यादा होते हैं। अब ये जो फाइबर्स का और सेल्स फाइब्रोब्लास्ट का अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पे ये 2 तरह के होते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर में क्या होता है, जो आपके फाइबर्स हैं वो ऐसे कोड्स में अरेंज होते हैं, मतलब पैरेलल रोज में, जो फाइबर्स हैं वो ऐसे पैरेलल बंडल्स में अरेंज होते हैं, और इनके बीच में ये फाइब्रोब्लास्ट और सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो डेंस रेगुलर के एग्जांपल क्या होंगे आपके? टेंडन्स और आपके लिगामेंट्स। और डेंस इरेगुलर में क्या होगा? फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट का जो अरेंजमेंट है वो ऐसे इरेगुलर सा होगा, ये आपको मिलते हैं आपकी स्किन। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स। स्पेशलाइज्ड क्यों कहा? क्योंकि ये कनेक्शन के अलावा कोई पर्टिकुलर दूसरा स्पेशल काम करने के लिए ये अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं। जैसे एक होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब मैट्रिक्स जो है आपकी वो फ्लूइड मिलेगी, तो इसमें आपका आता है ब्लड एंड लिम्फ, फ्लूइड मैट्रिक्स। और स्केलेटल में क्या होगा? मैट्रिक्स आपकी बहुत हार्ड होती है, सॉलिड होती है, इसके अंदर आते हैं आपके बोन्स एंड कार्टिलेज। तो ये क्लासिफिकेशन टेबल आप लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक चीज और ध्यान रखिए कि इनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स होती है और मैट्रिक्स होते हैं, बट यहाँ पे कोलेजन के फाइबर्स आर एब्सेंट, तो फाइबर्स नहीं होते फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, और इसके एग्जांपल ब्लड एंड लिम्फ है। तो अगर आपको टेबल लर्न है तो शायद ये क्वेश्चन हो पाएगा, देखते हैं, चलिए। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है, विच डज नॉट सिक्रीट कोलेजन। आई टोल्ड यू कि फ्लूइड, ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं दे डू नॉट सिक्रीट फाइबर्स, सो फाइबर्स, कोलेजन के फाइबर्स आर एब्सेंट, सही बात है। तो आंसर तो यही से आ गया है, फिर भी देखते हैं बाकी ऑप्शंस में क्या इनकरेक्ट है। सो टेंडन्स आर अ टाइप ऑफ डेंस, सही बात है, इरेगुलर, तो आई टोल्ड यू कि ये कैसे होते हैं? डेंस रेगुलर, तो ये तो गलत हो गया। Adipose tissue is an example of fluid connective tissue. No, adipose tissue is a loose connective tissue, और स्पेशल भी हो सकता है अगर हम इसके फंक्शन को देखें, क्योंकि इसका काम है स्टोरेज करना, बट फ्लूइड तो नहीं है।
सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, गलत बात है, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सब बस सिंपल सा याद रख लीजिए अभी के लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो क्या सिक्रीट करती हैं, आपके हॉर्मोन्स, जबकि सलाइवा तो हॉर्मोन नहीं है। सो सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन बोले तो क्या होते हैं, डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, इनमें डक्ट होती है, तो ये डायरेक्ट अपना जो सिक्रीशन है ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर रिलीज करती है, ना कि ब्लड में रिलीज करती है। तो सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। सो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर जो ट्रू स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन ए, सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following epithelial cell type is commonly found on inner surface of fallopian tube? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। fallopian tube का काम क्या होता है, एक काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यहां से याद रखिए गैमेट, गैमेट में क्या, ओवम। ठीक है, ओवम खुद से नॉन मोटाइल है, और उस जैसे ह्यूमन बींग्स में देखें हम तो ये ओवरी है, और ओवरी के साथ ये हमने बना दिया फैलोपियन ट्यूब्स, राइट। ठीक है, अब ये यहां से ओवरी से एग रिलीज हुआ, दैट इज कलेक्टेड बाय द फैलोपियन ट्यूब। अब एग खुद से क्या होता है, नॉन मोटाइल, तो उसको मूव कराने के लिए जो एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। सो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सिलिया या काइनोसिलिया। काइनोसिलिया किसमें हेल्प करते हैं, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एग, ओवम। सो ओवम की मूवमेंट के लिए जो एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो एपिथेलियम सेल प्रेजेंट है, जैसे मैंने ये बना दी, तो इसके सरफेस पे आपको फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। सो दीज फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर सिलिया और काइनोसिलिया, जिनका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ ओवम। तो आपके फैलोपियन ट्यूब में जो एपिथेलियम है दैट में बी क्यूबॉइडल और कॉलमनार, बट that is always having cilia on its surface, so that epithelium with cilia is called the ciliated epithelium. So the right answer, ये तो पूरा रिमेम्बर करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर बी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस इस यूनिट से आ रहे हैं, तो जो आपके मैथ्स बैकग्राउंड है वो भी इस चैप्टर को रिवाइज करें तो इजीली इस यूनिट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है दैट सेज an infected fungus secretes a chemical that causes the guard cells to open, enabling the fungus to enter the plant tissue through the stomata. The most likely function of this chemical is, तो पहले क्वेश्चन की सेंस देखिए क्या है कि एक प्लांट है उसको फंगस ने इन्फेक्शन कर रखा है और वो फंगस कोई केमिकल रिलीज करती है जिसकी वजह से गार्ड सेल्स ओपन हो जाती है, और गार्ड सेल्स के ओपन होने से क्या होता है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। तो इस केमिकल का क्या काम है भाई, इस केमिकल का हमें क्या बताना है कि कैसे इस केमिकल ने, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द केमिकल सिक्रेटेड बाय फंगस। ठीक है, तो एक फंगस ने एक प्लांट को इन्फेक्शन किया, उसकी वजह से उस प्लांट की जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन हो जाती है, मींस स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। तो उस क्या किया उस केमिकल ने जिसकी वजह से गार्ड सेल्स ओपन हो गई, तो यहाँ पे हमें पढ़ना होगा मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स। तो देखिए ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, गार्ड सेल्स की जो अंदर वाली लेयर है ये थिक होती है, थिक वॉल, और बाहर वाली थिन होती है। ये इसका न्यूक्लियस है गार्ड सेल का, और ये क्लोरोप्लास्ट है गार्ड सेल के अंदर क्लोरो, और बीच में जो ये पोर है दिस इज द स्टोमेटल पोर। अभी ये स्टोमेटल पोर क्या है, क्लोज्ड है। अब क्या होता है कि ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स कैसे होती है कि जो ये गार्ड सेल्स के अंदर इनफ्लक्स होता है। देखिए जनरली हम क्या देखते हैं, प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा है दे ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम, जनरली इन केस ऑफ प्लांट्स स्टोमेटा दिन के समय में ओपन होते हैं, क्योंकि दिन के समय में कुछ प्लांट के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं विच कॉज सिग्नल्स मिलते हैं प्लांट को, जिसकी वजह से
इन सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होता है, मतलब पोटेशियम आयन जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनसे निकल के आपके कहाँ जाते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर। अब गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन इकट्ठा होने लगे, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर जो आयन है या फिर कहें सोल्यूट पोटेंशियल वो बढ़ने लगेगा, मतलब सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ने लगेगा मींस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब जब जब सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा तो आपको पता है सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ने से क्या होता है, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द गार्ड सेल्स। ये एक थ्योरी है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स जिसके अनुसार क्या होता है कि स्टोमेटल जो गार्ड सेल्स हैं दे अपटेक पोटेशियम आयंस, पोटेशियम आयन की वजह से वहां का सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ने लगता है और इसकी मतलब और नेगेटिव होने लगेगा, मतलब अब यहाँ पे पानी की एंट्री होगी, पानी की एंट्री ऑफ गार्ड सेल्स, मतलब इसको हम क्या भी कह सकते हैं, एंडोस्मोसिस। अब गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी की एंट्री होगी तो गार्ड सेल्स कैसी हो जाएगी, टर्जिड, टर्जिड होगी, तो यहाँ पे जो बाहर वाली लेयर है वो खींचने लगेगी, ऐसे खींचने लगेगी और उसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाएगा। सो गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड इसकी वजह से स्ट्रेच होंगी, और स्ट्रेच होंगी तो जो बीच में पोर है दैट इज दैट ओपन, ठीक है, ये होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर का मैकेनिज्म। तो अब ये काम जो कर रहा है, मतलब जो फंगस है, फंगस ने प्लांट को इन्फेक्शन किया और वो केमिकल प्लांट के अंदर गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स करा रहा है, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स, ये जो गार्ड सेल्स है ये टर्जिड हो जा रही है और स्टोमेटल पोर ओपन हो जा रहा है। तो इस केमिकल ने स्टोमेटल पोर को कैसे ओपन किया होगा, बाय importing potassium ions into the guard cells। I told you stomatal guard cells है उसके अंदर import मतलब एंट्री हुई होगी पोटेशियम आयन की, सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव हो गया, एंडोस्मोसिस हुआ और स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये याद करने वाला ही है, तो यहाँ पे हमें मैच करना है, ठीक है। So there are two columns, columns 1 and column 2. We have to find out which combination is correct. So देखिए squamous epithelium के ही बारे में है। So अगर हम epithelium की बात करें तो on the basis of the cell shape, epithelium को हम बांटते हैं squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium, ठीक है। अब जो स्क्वामस एपिथेलियम है इसकी जो सेल्स होती है दे आर फ्लैट सेल्स, ठीक है, ऐसे फ्लैट सेल्स होंगी, बीच में न्यूक्लियस होगा इन सेल्स के, और ये सेल्स अगर ये सिंपल एपिथेलियम है तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करेगी। तो फ्लैट होने के कारण ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये बहुत ही थिन होगा, और थिन होगा तो इसके अक्रॉस जो चीजों का डिफ्यूजन है वो इजिली हो जाएगा। सो जहां भी डिफ्यूजन बाउंड्री की बात आती है, डिफ्यूजन बाउंड्री जहां भी जिस भी बाउंड्री के अक्रॉस चीजों का डिफ्यूजन होना होता है तो उस बाउंड्री को फॉर्म कौन करता है, आपका स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि बहुत ही फ्लैट सेल्स हैं, बहुत ही थिन सेल्स हैं, ये हम कह सकते हैं। अब अगला है कि तो देखिए अगला क्या है, क्यूबॉइडल सेल्स, और फिर अगला है कॉलमनार सेल्स। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनार तो बच गए हमारे पास। तो कॉलमनार क्यूबॉइडल में तो क्या होता है, सेल्स की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द ब्रेड्थ, तो सेल्स जितनी लंबी होंगी उतनी चौड़ी होंगी, तो ब्रेड्थ और लेंथ दोनों इक्वल होंगी, और इनमें भी जो न्यूक्लियस होगा दैट इज एट द सेंटर ऑफ द सेल, ये तो शेप की बात है। जबकि कॉलमनार में क्या होगा, जो सेल है सेल की लेंथ उनकी ब्रेड्थ से ज्यादा होगी, तो लेंथ ज्यादा होने के कारण ये सेल्स पिलर लाइक होंगी, इलोंगेटेड होंगी, पिलर लाइक सेल्स, और इन सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है दैट इज एट द बेस, सो बेसल न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो अगर हम ऐसे बनाए तो ये ऐसे लंबी लंबी पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होगी, लेंथ इज मोर देन द ब्रेड्थ और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेल, तो ये शेप की बात होती है। अब क्यूबॉइडल में क्या हो सकता है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार ये कभी मॉडिफाई हो सकती है, इनकी मॉडिफिकेशन हो सकती है अगर ये सिक्रीशन करने लगे, मतलब ये ग्लैंडुलर भी बन सकती है,
कई जगह पे क्यूबॉइडल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कई जगह पे कॉलमनार सेल्स भी ग्लैंड्स बनाती है। तो ये सिक्रीशन में भी रोल प्ले करती है और ये एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करती है, बट ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने में रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है, तो देखें, अगर हम देखें कि स्क्वामस एपिथेलियम क्या है, तो आई टोल्ड यू कि स्क्वामस एपिथेलियम की सेल्स फ्लैट होती है और डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि लंग्स के अंदर आप देखो, जैसे एल्वुलाई है, ये कैल्वुलस है, नीचे ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ये जो एल्वुलस की बाउंड्री है और ये ब्लड वेसल की जो बाउंड्री है, इनके अक्रॉस डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड CO2 का। तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री भी किससे बनी होती है? स्क्वामस एपिथेलियम से। तो बॉडी में जहां जहां डिफ्यूजन बाउंड्री है वो स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होगी, सो इट सर्व्स एज अ डिफ्यूजन बैरियर। तो हमारे पास पी का क्या आ गया? 4। फिर एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखिए ऊपर वाले दो ऑप्शन क्या कहते हैं? न्यूक्लियस इज बेस, बेसल, बेसल। तो ये दोनों तो कॉलमनार में मिलेंगे, तो ये दोनों तो इसके हो नहीं सकते। क्यूबॉइडल में आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेल्प करता है इनटू सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्यू का क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन 3। कॉलमनार में न्यूक्लियस बेस पे, न्यूक्लियस बेस पे दोनों ठीक है, लेकिन अब आगे देखें, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड म्यूकस। सो पार्टिकल्स और म्यूकस की मूवमेंट कब होगी? जब इन सेल्स पे क्या प्रेजेंट होंगे? सिलिया प्रेजेंट होंगे। तो सिलिया अगर प्रेजेंट होंगे तो ये एपिथेलियम क्या कहलाएगा? सिलिएटेड। तो हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम भी है, तो जहां मूवमेंट की बात कर दी ना, तो वहां पे हम किसको टिक कर देंगे? सिलिएटेड को। तो सिलिएटेड का क्या आ गया? एस का आ गया फर्स्ट। और कॉलमनार एपिथेलियम न्यूक्लियस बेस पे है और ये भी सिक्रीशन और इसमें हेल्प करता है, तो आर का क्या आ गया हमारे पास? 2। तो ये जो कॉम्बिनेशन है P4 Q3 R2 S1, सो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारा? ऑप्शन फर्स्ट। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, इफ नॉट कमेंट कीजिए, बता देंगे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट सन लीव्स एंड शेड लीव्स। ठीक है, सन लीव्स मतलब जो धूप में है, और शेड लीव्स मतलब छाया वाली। एक प्लांट है जो धूप में ग्रो कर रहा है, एक प्लांट है जो छाया में, तो उनकी लीव्स के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना इजीली हो जाएगा। सो पहला क्या कहता है कि क्लोरोप्लास्ट आर मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू पैलिसेड मेसोफिल सेल्स इन सन लीव्स बट आर इवनली प्रेजेंट इन स्पॉन्जी एंड पैलिसेड मेसोफिल इन शेड लीव्स। ये ठीक बात है। अब ये पैलिसेड और ये क्या है, देखिए अगर आप एक लीफ का TS देखते हैं, तो लीफ के दोनों सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है दैट इज एडेक्सियल, नीचे वाला है एबेक्सियल। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स की लेयर है दैट इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम आपके जो है वो प्रेजेंट है। जो बीच का पार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड द मेसोफिल। अब दिस मेसोफिल इज डिवाइडेड इनटू अपर वाला पार्ट, ऐसे लंबी लंबी सेल्स होंगी। सो दिस इलोंगेटेड सेल्स वाला जो मेसोफिल का पार्ट है दैट इज पैलिसेड है, ये पेरेन्काइमल्टस टिश्यू, बट ये मेसोफिल दो लेयर्स में मतलब बटी होगी। एक तो जो नीचे की तरफ सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा, दैट इज द स्पॉन्जी मेसोफिल पार्ट, और जो ऊपर ये लंबी लंबी सेल्स वाला है दिस इज द पैलिसेड वाला पार्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि सन लीव्स है, तो सन लीव्स में जो ऊपर आपका सनलाइट पड़ेगी, ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा सनलाइट आएगी। ज्यादा सनलाइट का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस में काम करती है ना। तो अगर ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा लाइट पड़ रही है तो क्लोरोप्लास्ट भी तो ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा होना चाहिए ना। ज्यादा होगा तो क्या होगा? पैलिसेड पेरेन्काइमा को खूब सारी लाइट मिलेगी, और लाइट मिलने से इन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होगी? ज्यादा। तो ऊपर वाला सरफेस क्योंकि ज्यादा सनलाइट रिसीव कर रहा है, तो इसके लिए जो पैलिसेड पेरेन्काइमा है वहां पे आपके क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होंगे। जबकि जो शेड लीव्स है, शेड लीव्स में तो ऐसा नहीं है, मतलब इक्वल सा ही सनलाइट पूरा पड़ रहा है,
तो दोनों के अंदर जो स्टोमेटल है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये बात सही है कि अगर हम सन लीव्स की बात करें तो स्टोमेटा जनरली कहाँ कंसंट्रेटेड होंगे, पैलिसेड वाले पार्ट पे, टू रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट। जबकि जो शेड लीव्स होती हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये बात तो ठीक है। अगला है डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा इज लो इन सन लीव्स एंड हाई इन शेड लीव्स। तो ये तो गलत बात हो गई ना। कैसे? कि जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। जब स्टोमेटल पोर खुलते हैं तो प्लांट से पानी इवापोरेट होता है, और ये प्लांट से पानी का इवापोरेशन क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। अब जब धूप में जो लीव्स हैं, सन लीव्स हैं, धूप के अंदर ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, कूलिंग, लीव्स का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो जो सन लीव्स है, अब उनको तो ठंडा रखना होगा ना खुद को, तो ठंडा रखना होगा तो उनके अंदर स्टोमेटा भी क्या होने चाहिए, ज्यादा। जबकि जो शेड लीव्स हैं उनके अंदर तो ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए, क्योंकि उनमें तो ऐसा मतलब गर्मी नहीं है ना वहां पे। तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा हाई होनी चाहिए सन लीव्स में, ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन और कूलिंग हो सके। तो ये बात क्या हो जाती है, गलत। अगला देखते हैं, स्टार्च अक्यूमुलेशन इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ सन लीव्स इज हायर कंपेयर टू दैट इन शेड लीव्स। ठीक बात है। स्टार्च क्या है, फोटोसिंथेसिस का ही तो प्रोडक्ट है। मतलब जो खाना प्लांट स्टोर करेंगे, फूड, वो किस फॉर्म में करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। अब जो सन लीव्स है, क्योंकि सनलाइट ज्यादा मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा, लीव ज्यादा फोटोसिंथेसिस बनाएगी। और फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से सेल के कौन से पार्ट में होगी, कौन से ऑर्गेनल में होगी, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर सन लीव्स है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, जिसकी वजह से स्टार्च का अक्यूमुलेशन भी सन लीव्स में ज्यादा होगा। जबकि जो शेड लीव्स है उनके अंदर कम होगा। तो ये बात ठीक है। अगला है, सन लीव्स आर लार्जर एंड थिनर। ये बात गलत है। जो सन लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिकर होती है। जबकि शेड लीव्स होती हैं वो थिनर होती है। तो ये बात होती है गलत, ये आपको याद करना है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शंस हमारे जो देखने को मिल रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द PYQs जो 2017 से 25 के बीच में आए हैं। Now you just need to join our IAT 2026 premium crash course, जिसपे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 11th and 12th का सिलेबस फॉर IAT एंड NEST। और साथ ही साथ इसका फायदा क्या है कि इसमें आपको 20 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे अलोंग विद द सॉल्यूशन, और मेंटोरशिप मिलेगी आपको। मींस मेंटोर्स आपके डाउट सोल्व करेंगे, चाहे वो आपकी कोई जनरल क्वेरी हो और चाहे वो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी हो। साथ ही साथ जो हमारे मॉक टेस्ट है NEST वाले, उनके लिए भी फ्री एक्सेस मिलेगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ पाएंगे। अलोंग विद दैट वन मोर बेनिफिट इज दैट कि आपको हमारी ई बुक से का भी फ्री एक्सेस मिलेगा। और लेक्चर्स तो आपको मिल ही रहे हैं, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। सो डोंट delay, just join our course and get yourself the maximum benefits. So this was all about today. Have a nice day.